Hello students of class 6. Dear students, today we will cover about the lands, plains and hydrosphere, and also we will read about significance of oceans. हम महासागरों का महत्व भी पढ़ेंगे आज. So let's start. Mountains carry huge amount of silt, mud, sand. As the rivers reach gentle slope, they slow down and deposit the silt, which is called alluvium, and thus the plain formed by the rivers are called alluvial plains. बेटा इसमें क्या कहा गया कि जो माउंटेन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्ट होते हैं, छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, मड वगैरह, कीचड़ वगैरह, धूल वगैरह जमी रहती हैं, सैंड भी होते हैं, बालू भी होते हैं. जब वो रिवर्स होती हैं वो हिमालय से या माउंटेन से या ग्लेशियर से निकलती हैं. तो जब यही रिवर्स माउंटेन से निकल के स्लोप पे जाती हैं, ढलान पे आने लगती हैं, तो अपने साथ साथ यही सिल्ट, मड, सैंड बहा कर ले आती हैं. इनको बहा कर ले आ कर के वो प्लेन में जमा कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं. इस सिल्ट सैंड को डिपॉजिट करने की वजह से जो डिपॉजिट करती है सिल्ट सैंड उसे एलुवियम कहा जाता है. और इस एलुवियल के डिपॉजिट करने की वजह से जिस प्लेन का निर्माण होता है उसे एलुवियल प्लेन कहा जाता है. बेटा ये जो प्लेन होता है बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि मिट्टियों के द्वारा बहुत सारे मिनरल्स बहाकर इससे लाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम द गैंगेटिक नॉर्दर्न प्लेन इंडिया, द नील बेसिन इन इंडस वैली. अब जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, भारत का जो उत्तरी मैदान है या जिसे गंगा का मैदान कहा जाता है, वो नदियों के द्वारा ही बना हुआ है. क्योंकि रिवर्स जो हैं, हिमालयी रिवर्स जो हैं, जैसे कि इंडस रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, और ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, ये रिवर्स जब माउंटेन से निकलती हैं तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स फ्लो करके ले आती हैं और प्लेन में जमा करती हैं. जिस मैदान में जमा कर देती हैं उसे एलुवियल प्लेन कहा जाता है. काफ़ी उपजाऊ प्लेन होता है ये, आप ये इमेज में देख सकते हैं. अब हम समझते हैं हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मतलब वाटर होता है. जितनी वाटर बॉडीज़ होती हैं सभी वाटर बॉडीज़ को मिला करके हाइड्रोस्फीयर का निर्माण होता है. जैसे ओशियंस हो गए, सी हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड हो गए, ग्लेशियर हो गए, ये सभी जितनी वाटर बॉडीज़ हैं सभी को मिला जुला हुआ रूप होता है हाइड्रोस्फीयर. तो आइए समझते हैं हाइड्रोस्फीयर को. वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ. तो हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. इनफैक्ट इट इज़ बिलीव दैट लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन वाटर. और ये बिलीव किया जाता है, विश्वास किया जाता है कि सबसे पहले जो लाइफ हुई थी, मतलब जीवन सबसे पहले वाटर में ही ओरिजिनेट हुआ था. मतलब जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले पानी में ही हुई थी. ऑल वाटर बॉडीज़ ऑन एंड बिलो द अर्थ सरफेस आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. चाहे अर्थ पर जो वाटर हो या अर्थ के जो नीचे वाटर हो, सभी वाटर बॉडीज़ को मिला करके ही हाइड्रोस्फीयर को समझा जाता है. इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड ऑल द वाटर बॉडीज़ ऑन द प्लैनेट. तो हाइड्रोस्फीयर से यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे आप. हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये होता है कि प्लैनेट पर जितनी सभी वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, जो मैंने बताया, सी, ओशियंस, ग्लेशियर्स, इन सभी वाटर बॉडीज़ को मिला करके हाइड्रोस्फीयर का निर्माण होता है. वाटर कैन बी एनी स्टेट. वाटर जो है किसी भी कई अवस्थाओं में हो सकता है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स ऑन द माउंटेन्स. माउंटेन्स में जो ग्लेशियर होते हैं, जो बर्फ़ वगैरह होती हैं. लिक्विड ऑफ द ओशियंस, महासागरों में पानी के रूप में हो सकता है. एंड वेपर स्टेट ऑफ क्लाउड, और बादलों में भाप के रूप में भी हो सकता है, वेपर के भी स्टेट में हो सकता है. तो ये सभी वाटर के फॉर्म हो गए. आइए आगे समझते हैं. द ओशियंस यानी कि महासागर, सीज माने कि समुद्र, लेक्स में झील होता है, और रिवर्स में जानते हैं नदी. ओशियन, सीज, लेक, रिवर्स, आइस सीट मतलब बर्फ़ की जो चादरें होती हैं जहाँ बर्फ़ दूर दूर तक जमा होता है, ठीक है, उसे हम लोग आइस सीट कहते हैं.
अंडरग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे का पानी, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर आर ऑल द पार्ट ऑफ द रिल्म ऑफ द वाटर। तो जितनी वाटर बॉडीज़ हैं सारी, ओशियन, सी, लेक्स, रिवर, आइस सीट, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर, जितने वाटर वेपर एटमॉस्फियर में पाए जाते हैं, इन सभी को मिला करके रिल्म ऑफ वाटर बनता है। आगे समझते हैं कि वाटर कितना है। द वाटर बॉडीज़ कवर अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ का सरफेस जितना है, पृथ्वी की जितनी भी सतह है, वो टोटल 71% जो है कि वाटर द्वारा घिरी हुई है, जिसमें से ऑफ ऑल विच वाटर 97% इन द ओशियन, जिसमें से 97% वाटर ओशियंस में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। एंड द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर, जिसमें से केवल फ्रेश वाटर मतलब जो पीने योग्य पानी है वो केवल 3% पाया जाता है। 3/4 ऑफ द फ्रेश वाटर इज सॉलिड एंड एग्जिस्ट इन द आइस सीट। अब जो ये आपका फ्रेश वाटर जो 3% है, इसमें भी 3/4 पार्ट मतलब 75%, 75% जो है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, जैसे आइस सीट के रूप में, मतलब बर्फ़ की जमी हुई दूर दूर तक जो क्षेत्र होता है उसे आइस सीट कहा जाता है। हम लोग वाटर को समझ लिए कि 97% जो पानी है वो महासागरों में है, 3% ही केवल फ्रेश वाटर है, उसमें से 3/4 यानी 75% जो है वो बर्फ़ के रूप में है, आइस शीट के रूप में। देयर आर 4 मेजर ओशियंस इन ऑन द अर्थ। तो हमारे अर्थ पर 4 बड़े बड़े महासागर हैं, ओशियंस हैं। कौन कौन हैं देखते हैं। पैसिफिक ओशियंस, प्रशांत महासागर है। अटलांटिक ओशियंस, अटलांटिक महासागर। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। और लास्ट में हमारा इंडियन ओशियंस। यही एक ऐसा ओशियंस है बेटा जो हमारे देश के नाम पर है, इंडियन ओशियन। ठीक, अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ओशियंस। हम महासागरों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि ओशियंस का हमारे लाइफ पे, हमारे अर्थ पे क्या महत्व है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। ओशियंस इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड द कोस्टल क्लाइमेट रिमेन मॉडरेट बाय दियर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। तो जो महासागर होते हैं, जो ओशियंस होते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, ये हमारे जो हमारा वायुमंडलीय तापमान होता है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर जो है, तो हमारा ओशियंस जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्रभाव डालता है। और जो कोस्टल क्लाइमेट है, कोस्टल मतलब जैसे समुद्र का, जैसे कि लैंड्स का वो पार्ट जो समुद्र से या वाटर बॉडीज से कनेक्टेड रहता है, उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो ये जो कोस्टल एरिया होती है उसके क्लाइमेट को, उसके जलवायु को ये मॉडरेट बना के रखता है, यानी कि उसको एक न ज़्यादा न कम, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट ठंडी जो है, सब औसत रहता है, एवरेज रहता है वहाँ पर ओशियंस की वजह से। आगे समझते हैं। मॉइस्चर इन द एटमॉस्फियर कम फ्रॉम द ओशियंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशंस। अब इवेपोरेशन के दौरान जब पानी भाप बनकर उठता है, तो उसी इवेपोरेशन के दौरान जो है कि ओशियंस जो है हमारे एटमॉस्फियर को मॉइस्चर कर देते हैं, मतलब नमी युक्त कर देते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर फॉल विथ हाइट। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हमारे एटमॉस्फियर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, गिरता जाता है, कम जाता है। पृथ्वी से ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर कम होगा। वाटर वेपर कूल्स, जो वाटर वेपर्स होंगे वो ठंडे होंगे और वो वाटर की ड्रॉपलेट का निर्माण करते हैं, पानी की बूंदों का निर्माण करते हैं। जैसे समुद्र से पानी वेपर बन के उड़ने लगा, फिर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होगा, तो वो जो वेपर हैं वो कंडेंस होंगे, सिकुड़ेंगे और वो वाटर ड्रॉपलेट का निर्माण करेंगे, पानी की बड़ी बड़ी बूंदों का निर्माण करेंगे, जिससे बादल बन जाएगा। और यही वाटर ड्रॉपलेट गेट लार्जर एंड लार्जर टिल दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन दस कम बैक टू द ओशियन। अब यही वाटर ड्रॉपलेट हैं जो धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं जब तक कि वो पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिर नहीं जाते। इस तरह बारिश के थ्रू फिर से वाटर जो है ओशियंस में आ जाता है। इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। मतलब वाटर जहाँ से चला फिर वहाँ से वापस आ गया, ये वाटर साइकिल कहा जाएगा। जैसे कि ओशियंस का वाटर पहले वेपर के थ्रू ऊपर उठा, ठीक है, ऊपर उठने लगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर वेपर कूल ठंडा होता है,
उससे बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट का निर्माण होता है। ये ड्रॉपलेट तब तक बड़ी होती हैं जब तक ये बारिश के थ्रू पृथ्वी पर वापस ओशियंस पे वापस नहीं आ जाती, इसीलिए इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। वी गेट कॉमन साल्ट, केमिकल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द ओशियंस। हमें ओशियन से साधारण नमक मिल जाता है, केमिकल्स मिल जाते हैं और मिनरल्स भी ओशियन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।